एवरीवन, वी होप आप सभी लोगों का बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। तो मैम एग्जाम तो अच्छा होना ही था, सब कुछ वहीं से आया है जो हमने सुपर ओवर मैराथन किया था। अब आई एम वेरी श्योर कि हमारा मिशन 95 प्लस एकदम सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि आप सब तो 95 प्लस स्कोर करने ही वाले हो। सो आज की वीडियो में हम एनालाइज करेंगे आपके इस एग्जाम को, जिससे आप एस्टिमेशन लगा सकते हो कि आप लोग कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन ए। सो सेक्शन ए बायोलॉजी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आपने अपने आंसर्स को सेक्शन में लिखा होगा। बायोलॉजी का जो पूरा सेक्शन है वो एक साथ किया होगा। तो पहले क्वेश्चन को अगर हम देखें, सो इसमें हमें स्पाइरोकायरा, लीशमेनिया और हाइड्रा के बीच में ना कॉमन पूछा गया है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। आप लोगों को पता है स्पाइरोकायरा हमारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हाइड्रा भी मल्टीसेलुलर है और लीशमेनिया हमारा यूनिसेलुलर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। इन तीनों में कॉमन बात क्या है कि ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्ट्रक्चर इन अ लीफ इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज? गैस के आदान प्रदान की बात हो रही है, गैसियस एक्सचेंज की बात हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्टोमेटा। ठीक है, क्यूटिकल हमारी एक लेयर होती है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फ्लोएम फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। पैनक्रियाज secretes pancreatic juice which contain certain enzyme that helps in digestion of food। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है? सबसे पहले ट्रिप्सिन होता है, ठीक है, और फिर हमारे पास लाइपेज होता है। बट ये आपको चारों ऑप्शंस में दिखेगा। देखो, ट्रिप्सिन और आपका जो लाइपेज है ये हमें चारों ऑप्शंस में दिख रहा है ना। तो हम कैसे करेंगे इसको? कैसे किया है आप लोगों ने? आप देखोगे कि ट्रिप्सिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, और लाइपेज क्या करता है? वो एमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसमें लिखा है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस वाले ऑप्शन से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लाइपेज हमारा एमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ वाले को देखो। फ्रॉम द गिवन सिचुएशंस आइडेंटिफाई कीमोट्रोपिक एंड जियोट्रोपिक। कीमोट्रोपिक और जियोट्रोपिक। कीमोट्रोपिक क्या होता है? जब भी केमिकल की हेल्प से कोई मूवमेंट हो प्लांट में तो उसको हम कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होता है? ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल। ये एक एग्जांपल है। जियोट्रोपिक मतलब जब अर्थ की तरफ कोई पार्ट मूव करे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है? मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड्स अर्थ और ग्रेविटी। ठीक है, तो 1 और 3 कहां पर है? We have 1 and 3, so the answer will be A। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं towards the next question। Which of the following group is not biodegradable? Not biodegradable की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें जैसे आप पॉलिथीन बैग को देखोगे ना, so you can tick your answer। पॉलिथीन बैग will be the incorrect one। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे रबर बैंड हो गया, बॉल पेन हो गया, तीनों ही हमारे क्या हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब हम आगे चलते हैं towards the next one। Study the given diagram of heart with blood vessels marked 1 and 2। तो दो ब्लड वेसल्स मार्क्ड हैं 1 and 2। और अगर आपको याद हो, आपने अटेंड किया हो, हमने सुपर ओवर जो मैराथन था ना एक दिन पहले, उसमें ये वाला क्वेश्चन कवर किया था। सो वी कैन सी दैट क्वेश्चन। सो यू कैन सी द सेम क्वेश्चन ओवर हियर। मैंने एक दिन पहले ये कराया था आप लोगों को। तो इसमें भी हमारे पास दोनों ब्लड वेसल्स वो भी सेम है, इवन आंसर भी हमारा सेम है। इसमें भी हमारा जो आंसर था वो था डी। सो आंसर इज ऑल्सो सेम। एग्जैक्टली क्वेश्चन रिपीट हुआ है फ्रॉम 2021। ठीक है, और हमने ये एक दिन पहले कवर किया था। लेट्स गेट बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट नेक्स्ट पे चलने से पहले डी इसका आंसर हो जाएगा, मैं बता चुका हूं। और इसमें अगर आप देखो सो आपको ब्लड वेसल्स आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये वाली जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी, ये क्या है? ये हमारी पल्मोनरी वेन्स है, और ऊपर वाली हमारी 1 जो है वो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है ना। आइडेंटिफाई कर सकते हो और उससे इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन। प्लांट्स यूज वैरायटी ऑफ टेक्निक्स टू गेट रिड ऑफ देयर वेस्ट मटेरियल्स, सम आर मेंशन्ड बिलो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। ठीक है, तो प्लांट वेस्ट पे भी हमने क्वेश्चन किया था, और इसमें प्लांट वेस्ट मैंने बोला था कि ऐसा एक टॉपिक होता है जो बच्चे ज्यादातर छोड़ देते हैं और उसी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो प्लांट वेस्ट क्या करता है? एक्सेस वाटर को प्लांट निकाल देता है बाय ट्रांसपिरेशन, सो दैट इज करेक्ट। गम्स एंड रेजिन्स को वो स्टोर करता है, दैट इज आल्सो करेक्ट। रूट सिक्रीट सम वेस्ट इनटू द सॉइल, तो ये भी हमारा करेक्ट है। और फ्लावर्स कैन स्टोर सम वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो ये हमारा रॉन्ग है। सो डी
विल बी द आंसर, क्योंकि प्लांट जो है वो स्टोर नहीं करता अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू द फ्लावर। फ्लावर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। तो इसमें हमारा 8th क्वेश्चन आप देखो, इसमें क्या करना है आपको, असर्शन और रीजन पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करो दोनों सही हैं या नहीं। अगर दोनों सही हैं फिर हमें आगे सोचना होता है। सो रिफ्लेक्स एक्शंस डू नॉट इवॉल्व थिंकिंग, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक है। और रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है। सो 8th का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। ओजोन एट हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे यूवी रेडिएशंस एक्ट करती हैं और वो टूट जाता है और ऑक्सीजन से वो O3 बनाता है। तो यूवी रेडिएशंस की वजह से ही ओजोन बनती है फ्रॉम ऑक्सीजन। सो दिस इज एक्चुअली करेक्ट। The higher energy of UV splits apart some molecular O2, तो यही मैंने अभी आपको समझाया। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। तो दोनों का हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाइल जूस के बारे में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर डाइजेशन, आप लोगों को पता है ये बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटा छोटा कर देता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। तो ये आप कर सकते हो 1 मार्क क्वेश्चन। नेम सम सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इनिशियल फिल्ट्रेट and subsequently selectively reabsorbed in the tubules of nephron, तो इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में लिखना था जो निकल जाते हैं पहले इनिशियल फिल्ट्रेट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वाटर, ठीक है। आगे चलते हैं। ड्रॉ अ नीट डायग्राम टू शो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो ये हमने किया था। इसमें आपको लेबल करना है कि ऐसा पार्ट जो पोलन को रिसीव करता है और द स्ट्रक्चर दैट कैरीज द मेल जर्म सेल टू रीच द फीमेल जर्म सेल, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं, हमने ये क्वेश्चन एग्जैक्टली किया था, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। तो हमने ये पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था। आपको बस क्या लेबल करना है, आपको स्टिग्मा को लेबल करना है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड आपको क्या लेबल करना है, आपको लेबल करनी है पोलन ट्यूब, जिससे आपका मेल जर्म सेल ओव्यूल की तरफ जा रहा है या ओवरी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को लेबल करोगे, ये वाला डायग्राम बनाओगे एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे तो आपको क्या करना है, च्यूइंग फूड और सैलिवेशन में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। एक्चुअली च्यूइंग फूड आप चबा रहे हो, वॉलंटरी एक्शन है, और सैलिवेशन क्या है, आपका इनवॉलंटरी एक्शन है। आप सोच समझ के ऐसा नहीं कर रहे, आपका ब्रेन ऐसा आपको करवा रहा है। सो ये 2 मार्कर क्वेश्चन। इसमें और में क्वेश्चन आया था, स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। जब गैमीट्स मिलते हैं तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और पॉलिनेशन आपका क्या होता है कि पोलन आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंच रहा है। सो दैट इज ऑल्सो अ 2 मार्कर, ठीक है। उसके बाद नेफ्रॉन न्यूरॉन में डिफरेंस। न्यूरॉन आपका नर्वस सिस्टम का पार्ट है, नेफ्रॉन आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, डिफरेंस आप लिख लिया होगा आपने। सेंसरी नर्व क्या होती हैं, आपके सिग्नल्स को सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाती हैं, और मोटर नर्व्स क्या होती हैं, आपके सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपके इफेक्टर तक पहुंचाती है ना। तो लिख दिया होगा। कंज्यूमर और डीकंपोजर, कंज्यूमर रिलाय करते हैं दूसरों पे फॉर देयर फूड, और डीकंपोजर्स क्या करते हैं, सड़े गले हुए सामान पे, फूड पे रिलाय करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने डिफरेंस लिख दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इसमें पिरामिड दिया हुआ है आपको, थोड़ा सा और अगर हम ऊपर चलें। सो आप देखो, डियर, ग्रास, लायन, स्नेक, रैबिट, इनको आपको आइडेंटिफाई करना है। ग्रास को आप प्रोड्यूसर्स में डाल दोगे, डियर को आप प्राइमरी कंज्यूमर्स में डाल दोगे, लायन को आप टर्शियरी सेकेंडरी दोनों में डाल सकते हो, स्नेक को भी आप टर्शियरी सेकेंडरी में डाल सकते हो, रैबिट को आप प्राइमरी कंज्यूमर में डाल दोगे, ठीक है। तो ये कर दोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास ज्यादा एनर्जी क्यों होती है, क्योंकि 10% लॉ होता है। जैसे जैसे आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते हो तो क्या होता है, 10% एनर्जी ही आगे जाती है ना। तो इसके पास अगर 100 होगी तो इसके पास 10 होगी और इसके पास 1 होगी। तो इसी वजह से जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसमें ज्यादा एनर्जी होती है, सेकेंडरी कंज्यूमर में कम एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और बेस ऑफ द पिरामिड ब्रॉड क्यों है, ऊपर आप पिरामिड देखो तो इसमें आपको दिखेगा ये ब्रॉड है। ये ब्रॉड क्यों है, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी कहां होती है, प्रोड्यूसर्स के पास होती है। इज इट क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये सीधा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन है। तो टॉल प्लांट्स क्यों ऑब्जर्व होते हैं F1 जनरेशन में, तो आपको इसका आंसर पता है, क्योंकि हमारे पास F1 जनरेशन में ये मिलता है और कैपिटल T हमारा डोमिनेंट है। F2 जनरेशन ऑब्टेन करने के लिए मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने की थी सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फिंग,
ठीक है। उसके बाद डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट में डिफरेंस लिखना है, मैंने बता दिया ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, और आपको 2 ऑब्जर्वेशंस लिखनी है जो मेंडल को पता लगी आफ्टर F1 जनरेशन। तो सारे प्लांट जो थे वो टॉल थे, तो ये ऑब्जर्वेशन थी, तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ सिचुएशंस हैं, ठीक है, तो इसमें आपको क्या इंपैक्ट रहने वाला है उसके बारे में लिखना है। जैसे एक पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेट वाटर्स में रह रही है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के वाटर में, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ठीक है, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे बैक्टीरिया, है ना। अगर उनमें थोड़ा वेरिएशंस होगा तो वो सरवाइव कर पाएंगे। तो ये आपको लिखना है। अगर स्पर्म एनकाउंटर करते हैं एग से तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट अकर इन अ फ्लावर दैट कंटेन्स ओनली पिस्टल, क्योंकि पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सिर्फ वही होगा तो कैसे होगी सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड इन अ ह्यूमन फीमेल, ठीक है, तो एग फर्टिलाइज नहीं होती तो क्या होगा, यूट्रस की जो वॉल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी और ब्लड, म्यूकस, अनफर्टिलाइज्ड एग सब कुछ बाहर आ जाएगा। When the seed is placed under appropriate condition of water and air in the soil, तो सीड हमारा जर्मिनेट हो जाएगा, जब प्रॉपर कंडीशंस होंगी तो जर्मिनेट हो जाएगा। तो एक एक लाइन में आपको सबका आंसर देना है एंड यू विल गेट 5 मार्क्स। अब और में एक और क्वेश्चन आया था, इसमें आपको क्या करना है, गिवन बिलो आर सर्टेन सिचुएशंस, यहां पे भी सिचुएशंस दी हुई हैं और आपको डिस्क्राइब करना है कि क्या होगा जब स्पोर्स लिबरेट होते हैं फ्रॉम ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स, जो हमारा राइजोपस है उसमें से स्पोर्स निकलते हैं, तो क्या होता है, ठीक है। स्पोर्स आर लिबरेटेड फ्रॉम ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ द ब्रेड मोल्ड, तो क्या होगा, लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन वेट सॉइल। तो ब्रायोफाइलम क्या करता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है, तो जब उसको प्रॉपर अच्छी कंडीशंस मिलेंगी तो वो क्या होगा, वो प्लांट में ग्रो कर जाएगा। अ पोलन फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज, तो कुछ नहीं होगा, पॉलिनेशन हमारा हो गया बट फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। कॉपर टी को जब प्लेस करेंगे यूट्रस में तो क्या होगा कि स्पर्म्स एग तक नहीं पहुंच पाएंगे, प्रेगनेंसी नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, स्पाइरोगायरा ब्रेक कर रहा है स्मॉल फ्रैगमेंट्स में अपॉन मैच्योरेशन, तो वो क्या कर रहा है, फ्रैगमेंटेशन कर रहा है और उसी के साथ साथ वो रिप्रोडक्शन कर रहा है। सो दिस वाज एंड ऑफ सेक्शन ए। हमने बायोलॉजी का पूरा पार्ट समझ लिया है एंड आई होप आप अच्छे से आंसर्स को लिख के आए होंगे। सो नाउ वी विल बी गोइंग टू सेक्शन बी। तो हम शुरू करते हैं सेक्शन बी। बड़े इजी से क्वेश्चन आए थे। देखो, आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था द गैसेस इवॉल्व्ड ऑन हीटिंग लेड टू नाइट्रेट क्रिस्टल्स। रिमेंबर, ये रिएक्शन हमने डिस्कस की थी। कौन सी 2 गैसेस निकलती थी, NO2 एंड O2, राइट। तो आप लोगों ने ऑप्शन डी मार्क कर दिया होगा इसके लिए, सभी ने, आई एम वेरी श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि AgNO3 NaCl आपस में रिएक्ट करके NaNO3 और AgCl 2 कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है K2SO4 ने बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट किया और बेरियम सल्फेट और KCl ये 2 कंपाउंड बनाए। अब इन रिएक्शंस में क्या हो रहा है, अपने टाइप ऑफ रिएक्शन वाले कॉन्सेप्ट को याद करो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ पे क्या है, मैंने बार बार आप लोगों को बोला था ना, एक्सचेंज ऑफ आयंस, एंड व्हेनेवर देयर आर एक्सचेंज ऑफ आयंस मीनिंग यहाँ पे क्या हो रही होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही होगी। क्या हो रही होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आप लोगों को पता ही है कि AgCl और बेरियम सल्फेट इनके तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, सो दैट इज व्हाई इट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आल्सो। और आपकी जो ऑप्शन सी है कि दोनों की दोनों क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, वो मैच करेगा। सो ऑप्शन 3 वुड बी द आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं अब हम कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय अ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। तो जो कलर चेंजिंग इंडिकेटर हैं वो तो ऑब्वियसली नहीं हो सकते हैं, तो दैट मीन्स कौन से इंडिकेटर होंगे, स्मेल वाले इंडिकेटर्स, आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और आपका ऑप्शन बी यानी कि वेनिला एसेंस क्या है, एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, so it can be used by the visually impaired students. Next question है कि हाइड्रोकार्बन with general formula CnH2n represent, very easy right। कौन सा फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है ये, एल्कीन, एल्कीन को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑप्शन बी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, व्हेन एन एलिमेंट X reacts with water, तो ये क्या करता है, ये फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा मेटल है। कौन से 2 मेटल थे जिनको मैंने आपको बताया था कि वो फ्लोट करना याद करेंगे। रिमेंबर दैट टेबल जिसमें हमने डिस्कस किए थे सारी रिएक्शंस, तो वहाँ पे क्या था, हमने कौन से 2 मेटल डिस्कस किए थे, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। चेक कर लो आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको कैल्शियम दिया हुआ है, आपका ऑप्शन भी आंसर हो गया, राइट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
तो जब हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की अपनी जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी तो वहां पे हमने साथ साथ मैंने आपको सारे एक्सेप्शंस बताए थे ना, ये वही आपका एक्सेप्शन आया हुआ है कि कौन सा होता है पुअर कंडक्टर। तो लेड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इसमें आप क्या ऑप्शन मार्क कर दोगे? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नेचुरल रिसोर्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड मिथेनोइक एसिड रिस्पेक्टिवली आर। अब ये क्वेश्चन तो आप सबका ठीक होना चाहिए क्योंकि याद है आपको हमारी सुपर ओवर मैराथन वाली क्लास जहां पे मैंने आप लोगों को ये टेबल दिखाई थी कि ये टेबल अच्छे से याद कर लेना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता होता है एग्जाम में। और आपने देखा ना आपके क्वेश्चन पेपर में, आपने देखा आपके क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको सिर्फ एसिड के नाम बताने हैं। तो अगर आपने वो टेबल याद कर ली थी तो आपको पता है कि इसका आपने ऑप्शन ए मार्क कर दिया होगा, राइट। अब अपना अगला क्वेश्चन देख लो जो आपका क्या है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। वो भी बड़ा ही सिंपल सा आया था आपके पास। क्वेश्चन है आपके पास कि असर्शन था कार्बन शेयर्स इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन एंड विद द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। बिल्कुल ठीक बात है, शेयर ही करता है वो इलेक्ट्रॉन्स को, राइट, क्योंकि गेन और लूज तो कर नहीं सकता, वो शेयर करता है कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे के साथ। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट रीजन की बात करो, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटरमोस्ट शेल्स of both the atoms and lead to both atoms attaining the noble gas configuration। ये भी बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि वो क्यों शेयर कर रहे हैं, कभी भी लूज हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, इसका मोटिव क्या है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना ही तो है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है और इसके लिए ये रीजन भी बिल्कुल ठीक है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा हमारे पास? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू and reason is the correct explanation for the assertion। ठीक है। आप थोड़े से आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करो। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, why does one feel pain and irritation when stung by honey bee? Rubbing of baking soda on the stung area gives relief how? इसमें आपसे दो बातें पूछी गई हैं। तो पहला है कि क्यों फील करता है, क्यों? क्योंकि हनी बी क्या करता है आपका, हनी भी क्या करता है, एसिड, मिथेनोइक एसिड वो क्या करता है, इंजेक्ट कर देता है। तो उसकी वजह से आपको स्टिंगिंग पेन फील होता है, उसकी वजह से इरिटेशन फील होती है। और रबिंग ऑफ बेकिंग सोडा आपको रिलीफ कैसे देता है? क्योंकि बी ने क्या किया है, एसिड स्टिंग किया है, एसिड को न्यूट्रलाइज क्या कर सकता है, बेस। तो जब बेकिंग सोडा है आपका वो क्या करता है, जो एसिड इंजेक्ट हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, दैट इज व्हाई यू गेट रिलीफ। ठीक है, यही आंसर लिख के आए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। तीन बातें पूछी गई हैं इसमें आपसे। ऑब्जर्वेशन है, व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। फिर से मैं आपको आपकी सुपर ओवर मैराथन की पीपीटी दिखाती हूँ। फिर से आप देखो अपनी सुपर ओवर मैराथन की पीपीटी, और यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज याद है जो मैंने बोला था, अच्छे से याद कर लेना, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व कर लोगे जब आपको पता होगा कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्ट सोल्यूशन से, राइट। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन क्या आया हुआ था कि आयरन नेल को आपने कॉपर सल्फेट में डिप किया है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन है, लेड नाइट्रेट के साथ मिक्स किया है, क्या होगा? ये आपको फिर से याद आया, हमने इसे क्या किया था, हमने इसे पीपीटी में जब सुपर ओवर की अपनी क्लास की थी तो हमने यहाँ पे ये रिएक्शन की थी। याद है क्वेश्चन, आप लोगों ने रिएक्शन की थी और आप लोगों ने सबने इसका करेक्ट आंसर बताया था कि ये आपके लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, बैलेंस करके आप लोगों ने रिएक्शन मार्क की थी, राइट। ये सेम रिएक्शन उसने क्या की थी, आपसे पूछ दी थी। अब आप थर्ड क्वेश्चन देखो अपना, जो आपसे थर्ड पार्ट पूछा गया है कि सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। ये भी आप सबने बिल्कुल ठीक की होगी क्योंकि ये भी हमने अपनी क्लास में क्या की थी, डिस्कस की थी बहुत अच्छे से। और ये रही आपके सामने रिएक्शन कि आप क्या ऑब्जर्व करते हो व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, राइट। यही था ना कि व्हाट इज ऑब्जर्व्ड। और आपसे एग्जाम में क्या पूछा गया है, आपसे एग्जाम में क्या पूछा गया, व्हाट हैपेंस, राइट। तो आपके बिल्कुल सेम क्वेश्चन आए। फिर से अपने क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27, ठीक है। दो ऑप्शन में आया था आपके पास, ऑप्शन में चॉइस थी आपके पास, और मुझे श्योर हूं, मैं श्योर हूं कि आपको दोनों ही आते होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन था कि क्लोर अल्कली प्रोसेस को आपको बताना है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है और नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एट एनोड एंड कैथोड। अगेन आई वुड लाइक टू शो यू योर सुपर मैराथन पीपीटी जहां पे आप लोगों ने ये क्लोर अल्कली प्रोसेस बड़े अच्छे से डिस्कस किया था। रिमेंबर, हमने क्लोर अल्कली प्रोसेस डिस्कस किया था, उसके प्रोडक्ट्स किए थे, आपने इसके बेसिस पे अपना क्वेश्चन भी देखा था, या हमने ये सब किया था। यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब जो नेक्स्ट इस पेपर में आपके पास ऑप्शन में क्वेश्चन आया था वो आपके पास क्या आया था
कि प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स विद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और ये 3 कंपाउंड्स हैं, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसके लिए आप लोगों को याद है, मैंने आप लोगों को कहा था कि सॉल्ट्स अच्छे से याद कर जाना, कुछ ना कुछ एग्जाम में ज़रूर आ जाता होता है, हमेशा एग्जामिनर्स का फेवरेट है। एंड दैट इज़ वाई मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो भी इस पर बनाई थी, सिर्फ सॉल्ट्स के ऊपर, उसके PYQ पे, कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो आप, 3 सॉल्ट्स तो आपके पास एज इट इज़ आ गए, तो आई एम श्योर सबने इसकी रिएक्शंस बिल्कुल ठीक कर दी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आपका केस स्टडी आया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर से। आपके पास जो केस स्टडी आया था, ये आपने पैराग्राफ रीड करना था, उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस हैं वो देखिए आप। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन था, वाई कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बिफोर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट। क्योंकि मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना इज ईजियर एज कंपेयर टू दी मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स, दैट इज वाई यू कन्वर्ट देम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ रिएक्शन इन विच एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। यहाँ पे आप सब क्या लिख के आए हो? थर्माइट रिएक्शन लिख कर आए हो ना? सबने लिख दी, बिल्कुल ठीक, एकदम सही लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ इज कॉपर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द और Cu2s। आपको उसके लिए क्या करनी है, इक्वेशंस लिखनी है। अब याद है जब हमने कौन से टॉपिक पढ़ा था, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी वाला, कि उनको सिंपली हीट कर दो, और आपको आपका मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा, फिर से हीट कर दो, आपको आपका कंपाउंड मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपने वही वाली 2 रिएक्शंस लिख दी होंगी जो हम लोगों ने डिस्कस की थी और बड़े अच्छे से रिवाइज भी की थी, रिमेंबर। तो आई एम वेरी श्योर ये भी सबका सही हो गया होगा। अब देखते हैं फटाफट से अपना लास्ट क्वेश्चन, 29th क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन में आपसे रीजन पूछा गया है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। सबसे पहला है कि कोवलेंट कंपाउंड जो हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब जो आपके कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पास तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लाइक आयनिक कंपाउंड्स, राइट। आयनिक कंपाउंड्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोवलेंट के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, सोप डज नॉट फॉर्म लेदर इन हार्ड वाटर। क्यों नहीं करता, ये तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है। क्यों? क्योंकि हार्ड वाटर के पास क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस आपके सोप के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, स्कम फॉर्मेशन करते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। सो दैट इज वाई सोप जो है वो लेदर फॉर्म नहीं करता हार्ड वाटर से। थर्ड था आपके पास जिसका आपको रीजन देना था, कार्बन शोज कैटिनेशन बट सिलिकॉन डज नॉट। अब कैटिनेशन का रीजन क्या था कि कार्बन क्या है, उसका बहुत स्मॉल साइज है और हाई बॉन्ड एनर्जी है, तो वो बहुत सारे बॉन्ड बना देता है, बहुत सारे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन सिलिकॉन का क्या है, कंपैरेटिवली लार्जर साइज है, तो इसीलिए वो क्या है, वो बहुत सारे कंपाउंड्स नहीं बना पाता, तो वो कैटिनेशन शो नहीं करता। नेक्स्ट है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल बाय एसिडिफाइड K2Cr2O7। अब आप लोगों को याद है यही क्वेश्चन जो आपने सुपर ओवर मैराथन क्लास में किया था, जहां हमने क्या किया था, ये क्वेश्चन डिस्कस किया था और हमने कहा था इथेनॉल की अब हमें क्या करनी है, पोटेशियम परमैंगनेट से डिस्कस की थी हमने क्लास में, और आपको कहा था कि इसकी राइट द केमिकल इक्वेशन, आपको इसकी केमिकल इक्वेशन लिख के दिखानी थी। लेकिन जब मैंने क्लास में आपको इसकी केमिकल इक्वेशन पढ़ाई थी तो मैंने आपको पढ़ाया था ना कि यहाँ पे इसकी इक्वेशन पे आप एसिडिफाइड K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हो, और आपका इथेनॉल यानी कि जो C2H5OH है, जब उसे एसिडिफाइड K2Cr2O7 की प्रेजेंस में रखेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, CH3COOH। यही रिएक्शन लिख के आए होंगे आप, राइट। तो इसके बाद हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका हाइड्रोजनेशन ऑफ ईथीन। हाइड्रोजनेशन ऑफ ईथीन करोगे तो क्या करोगे, H2 ऐड करना है निकल की प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और आपका ईथीन से क्या बन जाएगा, ईथेन बन जाएगा। हमने ये भी डिस्कस किया था अपनी क्लास में, आई एम श्योर आप लोगों ने ये भी सी किया होगा। अब जिन स्टूडेंट्स ने इसका बी पार्ट ऑप्ट किया होगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या आया था, ये तो मैं देख के क्वेश्चन बहुत खुश हुई थी क्योंकि मुझे पता था आप सबको आता है, हमने इतने अच्छे से डिस्कस किया था। मोहन ने हीट किया इथेनॉल को विद अ कंपाउंड X इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, एंड ही ऑब्जर्व्ड अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड क्या होता है, हमेशा डिस्कस करते हैं ना हम कि ये क्या है, एस्टर। तो यानी कि Y हमने फिक्स कर दिया, एस्टर है, यानी कि किस रिएक्शन की बात कर रहा है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की बात कर रहा है। तो 3 बातें फिर इसने आपसे पूछी थी, 1 आइडेंटिफाई X, Y एंड Z, B कि राइट द रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एंड C उसने आपसे क्या पूछा था कि केमिकल इक्वेशन बताओ और नेम द रिएक्शंस बताओ। क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट भी था कि व्हेन Y इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स बैक इथेनॉल एंड कंपाउंड Z। ठीक है, ये हमने डिस्कस करना था, हमने सेम क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। देखो आपकी पीपीटी दिखाती हूँ मैं आपको, जहाँ पे आपने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन। ठीक है, जब हम लोगों ने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था तो हमने यहाँ पे क्या कहा था कि कार्बन कंपाउंड है A, वो वाइडली यूज होता है पिकल्स में, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, इसने इथेनॉल से रिएक्ट करके एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड B बनाया, तो हमने क्या कहा था, ये है एस्टर आपका। तो एस्टर आपने कंपाउंड आइडेंटिफाई कर लिया था, ठीक है, तो आपको कंपाउंड आइडेंटिफाई करना था, वो आपको करना आ गया। फिर हमने यहाँ पे क्या पूछ लिया था, स्टेट द रोल ऑफ प्रेजेंस ऑफ एसिड,
यही पूछा गया आपसे, वो आपने एसिड का रोल लिख दिया होगा, जो हमने यहाँ लिखा था क्या था कि एसिड क्या करता है, कैटालिसिस में हेल्प करता है इस रिएक्शन में, राइट। फिर हमने क्या कहा था कि हाउ कैन वी गेट कंपाउंड ए बैक फ्रॉम बी, ये सारी रिएक्शन डिस्कस की थी। तो यहाँ पे आपने एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी डिस्कस की थी, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन भी डिस्कस की थी। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपके पेपर में बात करूँ तो आपने यही लिखा होगा, सारा सेम ही था। तो आप देख रहे हो सारा क्वेश्चन सेम ही था। तो आपने यहाँ पे क्या किया होगा, आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड के अंदर आपने क्या लिखा होगा कि आपका जो एक्स है वो जो इथेनॉल है वो किससे रिएक्ट करके एस्टर बनाता है, एक्स क्या होगा आपका यहाँ पे एसिटिक एसिड, वाई आपका क्या है यहाँ पे एस्टर बना है, तो वाई को आप लिख देंगे कि वो एस्टर है, और जेड आपका कंपाउंड क्या बना है जब वाई ने यानी कि एस्टर ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया है, तो जेड आपका क्या होगा, वो आपका होगा सोडियम एसीटेट CH3COONA। फिर उसने आपसे क्या पूछा, रोल ऑफ एसिड, वो तो हम कर ही चुके हैं, हमने कर लिया है। फिर आपको रिएक्शंस लिखनी थी दोनों की दोनों इन्वॉल्व, यानी कि आपको एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन दोनों लिख के दिखानी थी, जो हमने उस क्वेश्चन में लिखी थी। लेकिन यहाँ पे आपको नाम भी बताना था साथ में कि दिस इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन एंड दिस इज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, तभी आपको इस नेम वाले पार्ट की भी स्टेप वाइज मार्किंग के आंसर मिले होंगे। सो आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया था और आपने अपने सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे से सॉल्व किए थे। अब बात करते हैं आपके फिजिक्स के पोर्शन की, दैट इज सेक्शन सी। नाउ लुकिंग इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन, तो उसमें क्या दिया, दैट वी हैव अ कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर एंड दिस लेंस इज फॉर्मिंग अ real image. Also it is given that size of image is same to that of size of object. और ये मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ाया है कि जब भी कॉन्वेक्स लेंस में इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज सेम हो, दैट मीन्स आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2f1 पे और आपकी इमेज फॉर्मेशन हो रही है 2f2 पे। और 2f1 देखो तो फोकल लेंथ कितनी दी है 15 सेंटीमीटर, इसका ट्वाइस करोगे तो 30, सो 30 सेंटीमीटर ही आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और 30 सेंटीमीटर ही आपका इमेज डिस्टेंस है। बट क्योंकि इमेज रियल बन रही है, दैट मीन्स यस इमेज के साथ आएगा आपका साइन पॉजिटिव, बट द साइन विद द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव, विच इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज माइनस 30 सेंटीमीटर एंड द इमेज डिस्टेंस इज प्लस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। क्लियर? सो आई होप आप सभी ने इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लगाया होगा। नाउ लुकिंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देन आई हैव दिस क्वेश्चन फ्रॉम द ह्यूमन आई पोर्शन। यस, तो ये क्वेश्चन आपको क्या है, आपका सिलियरी मसल से रिलेटेड है एंड ये क्वेश्चन एज इट इज हम लोगों ने 23 फरवरी को मेरी क्लास में डिस्कस किया था। क्लियर? तो यहां पे आपसे क्या पूछ रहा है कि जब आप when you look at an object very close to your eyes, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो जो कि आपकी आंखों के बहुत करीब हो, तो सिलियरी मसल्स में क्या होता है, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं आपकी एंड आपका आई लेंस हो जाता है थिक। अब मैं अगर पीपीटी की तरफ जाऊं, वी कैन सी ओवर हियर दैट यस दिस वाज द क्वेश्चन। ए का सेकंड पार्ट, वी कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली इफ इट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द आईज, जो आपका 2008 में भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था एंड हियर इज द आंसर। आंसर में हमने क्या डिस्कस किया था कि नियर पॉइंट पर जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या होता है, आपका कर्वेचर आपका आई लेंस का हो जाता है मैक्सिमम, वाइल फोकल लेंथ हो जाती है मिनिमम। इसका मतलब इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियरर, आई लेंस कैन नॉट एडजस्ट इट्स कर्वेचर। सो इनडायरेक्टली दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम। अब बात करते हैं बैक टू द क्वेश्चन पेपर और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन इज ऑफ द टाइप असर्शन रीजन। असर्शन रीजन में आपसे क्या पूछा गया, अगर मैं नीचे देखूं, सो यस हियर इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। इसे ऊपर करते हैं अगर हम, और तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, हमारे पास ये स्टेटमेंट्स रिलेटेड है आपके डिस्पर्जन के फिनोमिना से। क्या होता है डिस्पर्जन, व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू प्रिज्म, 7 रंगों में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है 7 कलर्स का। Same thing is written over here, that means the assertion is true. What is the reason behind it? इसका रीजन क्या होता है कि वो जो 7 कलर्स होते हैं उन सबकी स्पीड प्रिज्म में डिफरेंट होती है, दिस इज द रीजन। बट आपके पेपर में क्या लिखा था कि स्कैटरिंग इज द रीजन विच इज नॉट ट्रू, दैट मीन्स हेयर असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, विच इज ऑप्शन सी। अब मैं बात करूं अपनी पीपीटी वाले पोर्शन की, यहां पे देखो आपको सेम चीज करवाई है। ये क्वेश्चन आपका 2014 में आया, क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं है, बट यस अगर आपने क्लास अटेंड की होगी तो आप पेपर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। देखो इसमें यहाँ पे बताया हुआ डायग्राम और क्या पूछा था कि राइट द नेम एंड कॉज ऑफ द फिनोमिनन ऑब्जर्व्ड। नेम एंड कॉज, नेम डिस्पर्जन जो कि असर्शन था हमारा, और कॉज भी मैंने आपको बताया था क्या होता है कि डिफरेंट कलर की लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है इन प्रिज्म। क्लियर? Now let's go back to the question paper again. So yes, we have question number 33. Yes, so what this question is saying that we need to draw a ray diagram. ठीक है, रे डायग्राम बनाना है किससे, कॉन्वेक्स लेंस का, जिसमें आपकी मैग्निफिकेशन कितनी हो +2। क्योंकि मैग्निफिकेशन +2 है दैट मींस इमेज आपकी वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, और कॉन्वेक्स लेंस सिर्फ एक ही केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट कहां हो, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। एंड यस ये क्वेश्चन भी आपको 23 फरवरी की क्लास में करवाया गया था। लेट्स लुक इनटू द पीपीटी थिंग। यस हियर वी हैव द पीपीटी और इसमें ये अगर देखो आप
आपको रे डायग्राम बनाने थे. क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2023 केसेस थे. आउट ऑफ दीज 3 केसेस अगर मैं बात करूं फर्स्ट केस की, तो द सेम केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. ये केस मैंने आपको पढ़ाया था और बताया था कि यही एक ऐसा केस है जब कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, और यही क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपसे पूछ लिया गया आपके एग्जाम में. सो क्लियर. चलिए वापस आ जाइए फिर से क्वेश्चन पेपर पे. सो वी हैव क्वेश्चन 34 विद ऑप्शन ए. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायर का आपको रेजिस्टेंस दिया है, रेडियस दिया है, लेंथ दिया है, और आपको फाइंड करनी है रेजिस्टिविटी रो एल अपॉन ए. यहां से आपको निकालना है कि आपको निकालनी है रेजिस्टिविटी, दैट मींस आर ए अपॉन एल. एंड यस, मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन अगेन ऑन 23rd Feb करवाया था. प्रोवाइडेड वहां हमें क्या निकालना था, वहां हमें लेंथ फाइंड करना था, और यहां लेंथ मुझे दी है. रेस्ट थिंग इज सेम. इनफैक्ट द लेंथ इज ऑल्सो सेम. जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था वहां पे लेंथ भी यही थी 0.01 सेंटीमीटर, और हमने आपको बताया था दैट हाउ यू कैन कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर थिंग. ओके, चलिए आइए पीपीटी पे. सेम रेडियस दैट इज 0.01 सेंटीमीटर एंड 10 ओम आपके पास रेजिस्टेंस दिया हुआ था, आपके पास रेजिस्टिविटी इसमें दी हुई थी और लेंथ पूछी थी. और पेपर में आपसे क्या हो गया, पेपर में आपको लेंथ देके उसने रेजिस्टिविटी पूछ ली. दैट मींस जिस बच्चे ने ये क्लास अटेंड की होगी, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, दैट पर्सन विल बी एबल टू सॉल्व द पेपर. ओके, कमिंग बैक टू द पेपर. यस, वी हैव क्वेश्चन 35. 35th क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कि जो पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं, वो कह रहा है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर की शेप पे डिपेंड करता है. जस्टिफाई करो. तो हाँ, ये करता है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है आपकी बाकी की क्लासेस में. इनफैक्ट वी डिड a special video on this topic that magnetic field due to various current carrying conductors. और वहां पे हमने यही कंक्लूड किया था कि अगर हमारे पास डिफरेंट शेप के करंट कैरिंग कंडक्टर्स होंगे, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न डिफरेंट होगा. अगर मैं बात करूं एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर की, तो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं आपके कंसेंट्रिक सर्कल्स. बट वहीं अगर मैं बात करूं एक करंट कैरिंग कॉइल की, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां भी कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, बट जैसे जैसे वो सेंटर की तरफ आते हैं वो बन जाते हैं स्ट्रेट लाइन. तो यही डायग्राम आपको यहां बना देना था. क्लियर. सो वी आर डन विद दिस. 35th का बी पार्ट क्या कह रहा है आपका कि आपकी करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी वजह से ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. तो कहां वो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, इट विल बी एट एक्स, वाई और जेड. और जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने जो कॉन्सेप्ट मंत्रा का स्पेशल वीडियो किया था उसमें मैंने आपको ये चीज भी समझाई थी कि जो पॉइंट कंडक्टर के जितना करीब होगा मैग्नेटिक फील्ड वहां उतना ज्यादा होगा. दैट मींस द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एक्स. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अगर हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक एक्टिविटी बतानी है जिससे मैं ये कंफर्म कर सकूं कि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. एंड यस, वी हैव डिस्कस्ड दिस एक्टिविटी ऑल्सो. ये एक्टिविटी एज इट इज आपके एनसीईआरटी से ली गई है. और अगर मैं पिछले साल के पेपर की बात करूं तो वहां पे ये एक्टिविटी फिर से आई थी. वहां पे एक्टिविटी आपको गिवन थी और क्वेश्चंस आपसे पूछे थे. यहां आपको एज इट इज एक्टिविटी नहीं गिवन है, एक्टिविटी उसने आपसे पूछ ली है. क्लियर. चलिए 35th का बी पार्ट क्या कह रहा है, इसमें आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाकर फाइंड करना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड. और ऐसा ही क्वेश्चन अगेन हमने अपने सुपर ओवर वाली क्लास दैट इज 23rd Feb को किया था. यस, अगर मैं आपको पीपीटी की तरफ लेके जाऊं, सो वी हैव द पीपीटी हियर. और यहां पे हमारे पास क्या था, ये क्वेश्चन अगेन 2023 में पूछा गया था. यहां पे हमारे पास अल्फा पार्टिकल था, अल्फा पार्टिकल था, मैग्नेटिक फील्ड थी, फोर्स हमें पता करना था सेम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से. क्लियर. दैट इज कॉन्सेप्ट सेम है, बस उसने क्या किया है, क्वेश्चन को थोड़ा फ्रेमिंग बदल दी है. वापस से पेपर पे आऊं अगर मैं, सो सी जो हमने 2023 का क्वेश्चन डिस्कस किया था वहां पे आपसे फोर्स पूछी थी, यहां पे आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछी है. डजंट मैटर, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, रूल तो आपका सेम ही रहेगा. वहां अल्फा पार्टिकल था और मैंने आपको बताया था अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है. और वहीं मैंने आपको ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है. दैट मींस करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से. क्लियर. सो आपको वो रूल सिंपली अप्लाई करना था एंड देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो. नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव दैट व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया. इसका कॉज और इसका रे डायग्राम आपको बनाना है एंड एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे करेक्ट हो सकता है. तो बच्चे ये क्वेश्चन हमने एज इट इज डिस्कस किया है अपने सुपर ओवर वाली क्लास में. चलो दिखाऊं आपको पीपीटी में. हियर वी हैव द क्वेश्चन. सी क्या लिखा है पे, स्टडी द डायग्राम. यहाँ पे डायग्राम आपको दिया और डायग्राम से आपको बताना था ये डिफेक्ट कौन सा है, इसके कॉजेस कौन से हैं और कैसे इस डिफेक्ट ऑफ विजन को करेक्ट कर सकते हो. 2024 में आपसे ये पूछा गया था, दैट इज पिछले से पिछले साल. सो आपने देखा कैसे एक साल पहले आपसे सेम क्वेश्चन पूछा गया था, वो इस बार फिर से पूछ लिया, तीनों पार्ट्स फिर से पूछ लिए, बस थोड़ी सी उसने क्या की है, प्रेजेंटेशन चेंज की है. सो नाउ यस, कमिंग बैक टू द पेपर, वी हैव दिस क्वेश्चन हियर जो कि हमने डिस्कस कर लिया.
फर्दर वी हैव क्वेश्चन नंबर 38 जो कि एक आपका क्या है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। लेंस के बारे में जानकारी दी गई है और अगर मैं इसका ए पार्ट देखूं तो यस, क्या है इस ए पार्ट में, दैट यस वी हैव अ कॉन्वेक्स लेंस विद सम फोकल लेंथ and object distance is given to me and I need to find the position and nature of image। सिंपल लेंस फॉर्मूला, इसका क्वेश्चन भी मैंने आपको सेम क्लास में करवाया था। यस, गोइंग बैक टू द पीपीटी, ये क्वेश्चन मैंने आपका सैंपल पेपर से लिया था इन दैट क्लास और वहां पे भी ये क्वेश्चन केस स्टडी की फॉर्म में ही था और आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन केस स्टडी की फॉर्म में ही आया था। तो दैट मींस एज इट इज केस स्टडी लेंस फॉर्मूला एंड इन द एग्जाम आल्सो केस स्टडी लेंस फॉर्मूला, सेम क्वेश्चन की सिर्फ क्या है आपकी स्टेटमेंट चेंज है। बाकी आप देखो फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है और आपको इमेज डिस्टेंस दिया है और पेपर में आपको फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देकर इमेज डिस्टेंस पूछ लिया। यस, कमिंग बैक टू द पेपर, तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया दैट हाउ यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगेन हमको क्या करना है, हमको रे डायग्राम बनाना है पर ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा हुआ है, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस। सी, अगर मैं बात करूं अगेन अपने कॉन्सेप्ट मंत्रा वाले वीडियोस की, तो वहां पे जो आपकी वन ऑफ द क्लास थी दैट वाज बेस्ड ऑन द इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस एंड रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और वहां मैंने आपको सारी इमेज फॉर्मेशन करवाई थी लेंसेज की, उसी में से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट आपको ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस पे रखा है, तो इस केस में आपकी इमेज भी ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के ही बीच में बनती है। इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इन नेचर एंड इज ऑल्सो डिमिनिश्ड। डन विद दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, आ जाओ सी के फर्स्ट पार्ट पे और सेकंड पार्ट हम दोनों एक साथ देखेंगे। कमिंग डाउन, यस, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है। वैसे तो और था, दैट मींस यू नीड टू अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन। देखो क्या है, एक लेंस है जो कि कॉम्बिनेशन से बना है, कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर और हमें क्या फाइंड करना है, हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एंड इक्विवेलेंट पावर फाइंड करनी है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। f1 भी दिया है, f2 भी दिया है, वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। जो भी आपका फोकल लेंथ आएगा, आप क्या फॉर्मूला लगाओगे नेक्स्ट, p इक्वल्स टू 1/f। ये फोकल लेंथ यहां पुट करोगे, यू विल गेट द आंसर। ध्यान का रखना था ये सेंटीमीटर में है, ये आपके क्या है सेंटीमीटर में, तो इसको आप 100/f कर देना क्योंकि यहां से भी आंसर आपका क्या आएगा सेंटीमीटर में, और साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ सिंपल फॉर्मूला। सेम आपका सेम कॉन्सेप्ट यहां यूज हो रहा है। क्या कह रहे हैं वो कि कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ दी है, कॉन्वेक्स लेंस है उसकी भी फोकल लेंथ दी है और हमें पता करना है कि कॉम्बिनेशन का नेचर क्या होगा, इन दोनों लेंसेज के कॉम्बिनेशन का नेचर क्या होगा। तो अगेन यू नीड टू फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, सेम फॉर्मूला। अगेन यू नीड टू फाइंड द पावर, वो आप निकाल लोगे और वहीं से अगर पावर होगी आपकी नेगेटिव देन इट विल बी अ कॉन्केव लेंस, और अगर पावर होगी आपकी पॉजिटिव देन इट विल बी अ कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर, चलिए अब आइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। एक सर्किट बना हुआ है और से रिलेटेड अगर मैं पार्ट्स पे देखूं तो, और ऊपर जाएं, यस, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है आपसे कि ये जो सर्किट बना हुआ है इसको आपने यहाँ पे सर्किट में आपके रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हैं, आप इन रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगा दो। तो सिंपली सीरीज में आपके रेजिस्टर्स कुछ इस तरह से लगे थे, पैरेलल में आपको यूं पैरेलल में लगा देने थे एंड एज इट इज कॉम्बिनेशन। इसके साथ आपका फर्स्ट पार्ट हो जाता। सेकंड पार्ट में उसने आपसे क्या पूछा है कि जो आपने ये सर्किट ड्रॉ किया है ना, इस सर्किट को ड्रॉ करने के बाद यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रेजिस्टर। चलिए एक बार मैं वापस से क्वेश्चन पे जाऊं थोड़ा, तो ये रहा मेरा 4 ओम रेजिस्टर। ओके, मुझे इस 4 ओम रेजिस्टर में से करंट निकालना है। जब मैं इस 4 ओम को 2 ओम के साथ पैरेलल में लगा दूंगी, सिंपली हमें यहाँ पे क्या लगाना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, दैट इज R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। सीरीज वाले में ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल के वहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। देन वी नीड टू अप्लाई द ओम्स लॉ एंड द आंसर विल कम। क्लियर, सो सिंपल। ये कहां पे बेस था आपका, ओम्स लॉ पे। एंड यस, मैंने ओम्स लॉ पे भी आपका एक कॉन्सेप्ट मंत्रा का वीडियो किया था। दैट मींस डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन सारे हमारे पढ़ाए हुए में से आए थे, भला वो आपकी 23 फेब की क्लास थी या फिर आपके कॉन्सेप्ट मंत्रा वाले वीडियोस। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बी पार्ट देखूं जो कि और में है, और में है या तो को ए के 1 और 2 पार्ट करने थे तो बी के 1 और 2 पार्ट करने थे। तो ये क्या है, फिर से ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। आपको 2 लैंप दिए हैं, पहले लैंप की रेटिंग ये है और दूसरे लैंप की रेटिंग ये है, जिनको सीरीज में कंबाइन किया है और आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दीज लैंप्स। तो सिंपली आपको क्या फॉर्मूला यूज करना था, पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। उसमें से आप पहले रेजिस्टेंस ऑफ ए निकाल देते, सिमिलरली रेजिस्टेंस ऑफ बी निकाल लेते एंड देन आप क्या करते, देन आप उनका रेशियो ले लेते। तो सिंपली ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता। क्लियर, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल।
क्लियर? तो पैरेलल में आपको सिंपली रेजिस्टर्स कनेक्ट करने थे और आपको इस बात का ध्यान रखना था कि तीनों में वोल्टेज सेम होगा बट द वैल्यू ऑफ करंट विल बी डिफरेंट. देन यू नीड टू अप्लाई द ओम्स लॉ एंड यू विल गेट द answer. So yes, with this thing we have completed the whole discussion of science paper. अब अगर मैं आपसे बात करूं फिजिक्स पेपर के कंक्लूजन की, तो पेपर आपका मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का था. आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल थे, न्यूमेरिकल्स बेस्ड थे. सो यस, अगर आप लोगों ने सारी क्लासेस अच्छे से अटेंड की होंगी, आप लोगों ने रिवीजन किए होंगे, आप लोगों ने हमारी सुपर ओवर वाली क्लासेस एंड कॉन्सेप्ट मंत्रा के वीडियोस देखे होंगे, देन दिस पेपर वाज एन इजी टास्क फॉर यू. सो आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो फ्रूटफुल रहा होगा. आप लोगों को एस्टिमेशन हुआ होगा कि आप लोगों के कितने मार्क्स आए या कैसा आपका एग्जाम गया. With this thing, I will say goodbye, take care and thank you.